बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएस थर्ड सेमेस्टर। आज का लेक्चर टॉपिक जो है इट इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड द मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो मैं आपके साथ जो है कुछ शेयर कर रहा हूँ, बुक्स में से कुछ पेजेस मैंने जो है लिए हैं, आप गौर फरमाएं। डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, कि आप डायपोल मोमेंट को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब आप किसी नॉन पोलर सब्सटेंस को, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहते हैं, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, कंडेंसर प्लेट्स जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में, तो ये होता है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, वो जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। उनके जो सेंटर्स होते हैं वो एक दूसरे से उनके दरमियान डिस्टेंस या वो एक दूसरे से सेपरेट या एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं। और इससे एक ख़ास किस्म का प्रोसेस जो है इट अकर्स दैट इज नॉन एज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। बोला जाता है कि अगर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो तो उसके अंदर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होती है, और अगर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मूवमेंट ना हो तो उनमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होती है। तो आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स में उनमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के साथ साथ एक खास किस्म का दूसरा प्रोसेस भी होता है जिसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहते हैं, जिसको मैं पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कैसे होती है, किस वजह से होती है? ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और डायपोल्स along the electric along the force lines of force between the condenser plates। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कंडेंसर प्लेट्स के दरमियान, दैट उनके अलाउंग जो है डायपोल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल्स जो अपने आप को अलाइन कर देते हैं, उनके मुताबिक अपने आप को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज कर देते हैं। और जो टोटल मोलर पोलराइजेशन है उसको हम खास किस्म की इक्वेशन से लिखते हैं जिसको क्लासियस-मोज़ोटी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासियस-मोज़ोटी इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको पीछे बताई गई है, आप देख सकते हैं। This is known as Clausius-Mozotti equation. That is, molar polarization is equal to induced polarization plus orientation polarization is equal to epsilon minus 1 divided by epsilon plus 2 multiplied by m divided by dy. Epsilon is a dielectric constant, m is a molar mass, and d is a density. Pi is the induced polarization, Po is the orientation polarization. अकॉर्डिंग टू डी बाई, पीटर डी बाई के मुताबिक इंड्यूस्ड पोलराइजेशन को किस तरह लिखा जा सकता है, किस इसकी इक्वेशन क्या है? दैट इज 4/3 पाई एन अल्फा, वेयर पाई इज कांस्टेंट, एन इज एवोगाड्रोस नंबर एंड अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट। सिमिलरली ओरिएंटेशन पोलराइजेशन के लिए जो इक्वेशन है वो इस तरह है, दैट इज 4/9 multiplied by pi n mu square divided by kt, where pi is constant, n is Avogadro's number, mu is the dipole moment, permanent dipole moment, k is a Boltzmann constant, and T is the absolute temperature, because orientation polarization depends upon temperature. So अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप अबाव इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो जिस तरीके से आ जाती है, दैट इज Pm इज इक्वल टू epsilon minus 1 divided by epsilon plus 2 multiplied by m divided by d is equal to 4/3 pi n alpha plus 4/9 pi n mu square divided by kt। और इन दोनों में से अगर 4/3 n और 4/3 pi n जो है कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाता है 4/3 पाई एन, आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आता है अल्फा प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3 kt। दिस इक्वेशन इज नोन एज डी बाई इक्वेशन, इसको हम डी बाई इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक जो रिलेशनशिप है, उसने जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया उसके मुताबिक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज बेसिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैक्सवेल रिलेशन तब वैलिड होता है जब आपके पास तीन कंडीशंस जो है वो, अगर तीन कंडीशंस कंफर्म हो तो आपके पास मैक्सवेल रिलेशन जो है वो वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। पहला ये कि सब्सटेंस का कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होगा, सब्सटेंस विल हैव नो परमानेंट डायपोल मूवमेंट, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि मेजरमेंट उस रेडिएशन के साथ की जाएगी जो लॉन्गर वेवलेंथ और जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वेवलेंथ के साथ मेजर करेंगे जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो, उस रेडिएशन के साथ जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट उस रीजन में नहीं की जाएगी जहां पर, उस रीजन ऑफ वेवलेंथ में नहीं की जाएगी जहां पे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसको आप जो है अब मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसको अब ये मैक्सवेल रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो जाए तो क्लासियस-मोज़ोटी इक्वेशन, डी बाई इक्वेशन और
लॉरेंस इक्वेशन, तमाम चूंकि लॉरेंस इक्वेशन आप पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो इक्वेशन आती है दैट इज आर एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एम बाई डी विच इज इक्वल इट इज नोन एज मोलर रिफ्रैक्शन। और चूंकि आप अगर ऊपर क्लाउसियस-मोजोटी इक्वेशन जो है, क्लाउसियस-मोजोटी इक्वेशन में जो है आप एन स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दें और नीचे भी एन स्क्वायर पुट कर दें तो बेसिकली आपके पास मोलर रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। और चूंकि मॉलिक्यूल को कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन फॉर द मैक्सवेल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई जो पीओ की वैल्यू है दैट इज ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, और आपके पास जो आर एम है दैट इज मोलर रिफ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. So in this case it is seen that induced polarization when molecule has no permanent dipole moment, जब molecule की permanent dipole moment नहीं है तब आपके पास जो molar polarization है it should be equal to induced polarization, क्योंकि orientation polarization जीरो हो जाती है क्योंकि molecule की dipole moment नहीं है, permanent dipole moment जीरो है, और induced polarization पता खुद बराबर होगी molar refractive index के. सो इन तमाम इक्वेशंस को हम जो है आर एम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से, फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट से आप आर एम को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव ये आपके पास रिलेशनशिप है आर एम का, ठीक है. और इक्वेशन 48 जो है इसको आप क्लाउसियस-मोजोटी इक्वेशन कहते हैं, या मतलब ये इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, तमाम इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आप जो है अगर आप डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. आपके पास इक्वेशन आती है दैट इज पी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एम बाय डी व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एम, व्हाइल आर एम इज अ मोलर रिफ्रैक्शन प्लस 4 पाई एन म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 9 kT. अगर मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो तो आप जो है इस केस में अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास ये जो टर्म है दैट इज जो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है उसको अप्रॉक्सीमेटली आप आर एम से रिप्लेस कर सकते हैं, मोलर रिफ्रैक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. वो मेथड्स अभी यहाँ हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये जो डायपोल मोमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला जो मेथड है उसको कहते हैं वेपर टेम्परेचर मेथड. इसमें क्या किया जाता है कि जो सब्सटेंस जिसका डायपोल मोमेंट आप कैलकुलेट करते हैं वो गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स पर नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. इस वजह से आपके पास अल्फा और म्यू की जो वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं. अल्फा इज अ पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट एंड म्यू इज द परमानेंट डायपोल मोमेंट. इन दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट इसलिए होती हैं, वेरी इसलिए नहीं करती क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंड्यूस नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं गैसियस या वेपर स्टेट में. Now it is possible to evaluate alpha and mu with the help of equation. जो equation आपके पास है that is previous equation हमने लिखी है that is dy equation. Molar polarization is equal to induced polarization plus orientation polarization. If you look at this equation, it is basically a straight line equation. एक straight line equation है जिसको आप लिख सकते हैं, जिसको अगर आप compare करें y is equal to c plus mx, where c is the intercept, m is the slope, and x is the independent variable, y is a dependent variable. तो अगर आप पी एम को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करें, क्योंकि टी जो है वो वेरिएबल है इस केस में, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, सिमिलरली पाई भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, और अल्फा भी कांस्टेंट है. सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो पी एम है, दैट इज मोलर पोलराइजेशन और टेम्परेचर. सो अगर पी एम को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करें तो आपके पास स्ट्रेट लाइन्स आती हैं, और उन स्ट्रेट लाइन्स की स्लोप से, स्लोप है दैट इज एम, उन स्ट्रेट लाइन की स्लोप से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू इज द परमानेंट डायपोल मोमेंट, और उनके इंटरसेप्ट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं व्हिच इज द पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट. सो स्लोप जो है वो बराबर है दैट इज 4/9 k इंटू पाई एन म्यू स्क्वायर, और इस इक्वेशन को अगर आप, और इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है 4/3 पाई एन अल्फा. अगर आप स्लोप की इक्वेशन को आप जो है इंटरचेंज करें, मतलब इसको रीअरेंज करें, इसको अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास जो है इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है दैट इज म्यू इज इक्वल अंडर द रूट ऑफ 9k s डिवाइड बाय 4 पाई एन a, दैट इज s इज अ स्लोप, k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, एंड इज एवोगाड्रोस नंबर. अगर हम तमाम की वैल्यूज पुट कर दें सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब k की वैल्यू आपको पता है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मोल है,
पाई और एन की वैल्यू भी आपको मालूम है, इन तमाम को पुट कर देना, आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.0128 multiplied by 10 to the power minus 18 under the root of s, where s is a slope, s electrostatic unit centimeter. आपको पता है कि 10 to the power minus 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर जो है वो 1 डी बाई के बराबर होता है, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.0128 अंडर द रूट ऑफ s डी बाई s. मजीद अगर आप जाएं आगे तो मजीद मैं आगे इसमें इक्वेशन जो है, जो अगर आप इसको आगे मजीद कैलकुलेट करें तो या इसका डायग्राम अगर आप देखें, डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली आप इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज अगर पीएम को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करें तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है जिसकी स्लोप जो है वो इसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, और जो इंटरसेप्ट है वो इस वैल्यू के बराबर है. मतलब इंटरसेप्ट से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और स्लोप से आप परमानेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स और डेंसिटीज जो है वो ऑब्टेन की गई हैं, सेवरल टेम्परेचर्स पे ऑब्टेन की जाती हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे, और करस्पॉन्डिंग टोटल मोलर पोलराइजेशन जो है वो भी कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि आप जो है आपको पता है कि मोलर पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिपेंड करती है और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस-मोज़ोर्टी इक्वेशन. सो आप क्या करते हैं कि इन रिजल्ट्स को आप क्या करते हैं, जैसे कि इनके रिजल्ट जो है अगर आप ऐसे मतलब मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रिजल्ट जो है आपको बताए गए हैं फिगर 2 में, अगर आप फिगर 2 को गौर से देखें, इसमें ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, फिगर 2 का गौर से देखें तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास ये वैल्यू जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ द मोलर पोलराइजेशन एट वेरियस टेम्परेचर्स जो है वो बताई गई है. फॉर मीथेन एंड इट्स क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन डेरिवेटिव्स, आप देख सकते हैं कि मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए आपके पास जो लाइंस हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हैं, दैट इज दे आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इट मींस दैट the slope of these two lines is zero. जब इनकी slope zero है then it means that they do not have permanent dipole moment. इनकी permanent dipole moment zero है, और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल हो तो उसकी परमानेंट डायपोल मोमेंट जो होती है वो जीरो होती है. जैसे कि ये आपको दिखाई दिया जा रहा है कि इनकी स्लोप चूंकि जीरो है तो परमानेंट डायपोल मोमेंट भी जीरो है, इस वजह से चूंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल्स को देखें दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन, तो उस केस में आपके पास जो स्लोप्स हैं उनकी खास वैल्यूज़ हैं, और स्लोप्स की वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि इनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट वैल्यूज़ भी हैं. और ये क्यों है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है क्लोरीन एटम्स की इन मॉलिक्यूल्स में, और जितनी स्लोप जो है वो स्टीप होती जाती है, स्टीप मीन्स जितनी वो ऊपर की तरफ उसका जो स्लोप है ऊपर की तरफ, मतलब उसकी जो चढ़ाई है वो ज़्यादा होती जाएगी, उतना परमानेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी. इसका मतलब ये कि ये चूँकि इसकी जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, इस वजह से जो क्लोरोमीथेन है उसकी डायपोल मोमेंट जो है वो डाइक्लोरोमीथेन से ज़्यादा है, और डाइक्लोरोमीथेन की डायपोल मोमेंट वैल्यू जो है वो ट्राइक्लोरोमीथेन से ज़्यादा है. इसके बाद जो दूसरा मेथड है द मेजरमेंट ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट इज नोन एज रिफ्रैक्शन मेथड. आपको पता है क्लाउसियस-मोज़ोर्टी इक्वेशन जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और डी बाई इक्वेशन जो है वो ये है दैट इज फॉर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डी बाई जो है अकॉर्डिंग टू डी बाई इक्वेशन ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इज दिस, जो पीछे बताया जा चुका है आप. और आपको ये भी पता है कि मोलर पोलराइजेशन इज इक्वल टू इंड्यूस पोलराइजेशन प्लस ओरिएंटेशन पोलराइजेशन. आप इंड्यूस पोलराइजेशन को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये पी एम माइनस पी आई इज इक्वल टू ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की जगह पुट कर दें 4/9 पाई एन बाई के टी म्यू स्क्वायर. इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरी टर्म है, ये इधर चली जाएगी और म्यू जो है वो यहीं पर रह जाएगा, दैट इज म्यू स्क्वायर पी एम माइनस पी आई 9 के टी डिवाइडेड बाय 4 पाई एन. अब मजीद अगर आप आगे जाएं तो मजीद जो है यहाँ पर मजीद अगर आगे जाएं तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो फाइनल इक्वेशन, यहाँ पे तो फाइनल इक्वेशन नहीं लिखी गई, लेकिन आपके पास जो इक्वेशन है इसको अगर आप मजीद आगे लेके जाएं, मजीद इसके ये क्या होगा कि मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ को कि दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें. 9 के की वैल्यू टी, और के की वैल्यू क्योंकि टी जो है वो वेरिएबल है, पाई की वैल्यू और एन की वैल्यू अगर पुट कर दें तो आपके पास जो है जो इक्वेशन आती है उसमें कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है. और आप पीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंड्यूस पोलराइजेशन को, सॉरी मोलर पोलराइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन जो है दैट इज एप्सिलॉन -1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन +2 मल्टीप्लाई बाय m/d.
जैसे आप पीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब पी आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी आई चूंकि आपको पता है इट इज इक्वल टू दी मोलर रिफ्रैक्शन के बराबर है, दैट इज एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एम बाई डी। तो आप वो जो आर एम है या मोलर रिफ्रैक्शन है उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं, और आपको आर एम की वैल्यू जब मालूम हो जाती है तो आर एम की वैल्यू चूंकि इंड्यूस पोलराइजेशन के बराबर है तो उसमें इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं और इससे आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, दैट इज द परमानेंट डायपोल मोमेंट वैल्यू। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो अख्ताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।